हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए इडियम्स जो बड़े ज़रूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। इडियम्स और वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे हैं, देख लीजिए। आज मैं 10 वर्ड्स की जगह 11 वर्ड्स कराने वाला हूं और 10 इडियम्स की जगह 11 ईडियम्स कराने वाला हूं, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल सके। इस वीडियो में हम जो है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम बड़ा नज़दीक है और हमें जल्दी जल्दी एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो 11 इडियम्स आप देख रहे हो, इनको आप देख लो। अगर ये इडियम्स आपको आते हैं तो बेशक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये साथ साथ याद भी कराने वाला हूँ, इनके मीनिंग भी बताने वाला हूँ। इसी तरीके से ये 11 वर्ड हैं, 11 वर्ड्स हैं, इनको भी देख लीजिए। यू कैन सी द वर्ड्स एंड इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स देन यू कैन स्किप द वीडियो। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो फुल्ली। तो चलो चलते हैं आगे। सबसे पहला इडियम जो है विली नीली। क्या है? विली नीली। विली नीली का मतलब क्या होता है? इन अ केयरलेस वे, बिना कोई परवाह किए, बेपरवाह होकर के, विदाउट प्लानिंग, बिना कोई प्लानिंग के। मान लो आप कहीं पे घर से निकल जाते हैं घूमने के लिए, बिना किसी प्लानिंग के, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस मस्त मौला जिंदगी में निकल लिए हैं बाहर। ठीक है, तो इन अ केयरलेस वे, बिना सोचे समझे होता है इस इडियम का मीनिंग। और जैसे मैं एग्जाम्पल कराता हूं, एग्जाम्पल कराने इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल से, सेंटेंस से चीजें ज्यादा याद रह जाती हैं। मतलब वैसे भी हम रट के भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, निम्निक से भी कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे तरीके हैं। डोंट स्पेंड योर मनी विलिनिली, मतलब अपना पैसा खर्च मत करो बिना सोचे समझे, बिना परवाह किए अपना पैसा खर्च मत करो। नहीं करना चाहिए, सबको पता है ये बात। तो कितना जरूरी है ये। बहुत लोग सलाह देते हैं कि बिना सोचे समझे अपना टाइम खराब मत करो, बिना सोचे समझे कुछ भी मत पढ़ो। ठीक है, तो बिना सोचे समझे अपना पैसा खर्च मत करो। तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे हमारी रियल लाइफ में भी आते हैं, जब हमें बताया जाता है कि बिना सोचे समझे ये काम मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो वहां पर हम इस ईडीएम को रिलेट कर सकते हैं। जब भी आपके माइंड में ऐसी कोई बात आए बिना सोचे समझे करने की, तो इस ईडीएम को रिलेट कर देना, ध्यान रख लेना, तो आपको यह हमेशा याद रहेगा। और पहली बात तो अभी भी याद हो गया होगा, विली निली। शी थ्रू हर क्लोथ्स विली निली इनटू ए ड्रॉर। उसने अपने जो क्लोथ्स हैं ड्रॉर में बिना सोचे समझे फेंक दिए, बिना फोल्ड किए फेंक दिए, ऐसे ही फेंक दिए। क्लियर है? तो जब भी आप ऐसा काम करें तो वो गलत होता है। अपने क्लोथ्स को सही फोल्ड करके रखना चाहिए। अगर जो आपके क्लोथ्स ऐसे ही फेंक दोगे तो वो नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं आपके घर में। वार्प एंड हुप्स। वार्प एंड हुप्स, ये वार्प नहीं है, वार्प एंड हुप्स एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज के एसेंशियल पार्ट, आपकी लाइफ के एसेंशियल पार्ट हो सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके एसेंशियल पार्ट हो सकते हैं। कोई भी आप सामान लेके आए हैं उसके एसेंशियल पार्ट हो, कोई मशीनरी ले रहे हैं उसके एसेंशियल पार्ट हो सकते हैं। मतलब किसी भी चीज से इसको रिलेट कर सकते हैं वार्प एंड हुप्स को। क्लियर है? द एसेंशियल फाउंडेशन और बेस ऑफ एनी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, किसी फाउंडेशन के पार्ट हो सकते हैं, बेस हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वार्प एंड हुप्स। क्या बोलते हैं? warp and hoops. The examples are set by our parents from the warp and woof, sorry ये woof नहीं है, ये hoof है, of our lives। मतलब warp मैंने ताना देना भी होता है, ये जो वर्ड है ना इसका मतलब ताना मारना भी होता है। ठीक है, हुप एक वो गोल गोल सा होता है हुप। ठीक है, लेकिन दोनों को मिलाकर के जब हम कर देते हैं तो ईडियम का मतलब ही होता है कि जो रियल मीनिंग है उससे हट के लेकिन थोड़ा मिलता जुलता। तो वार्प एंड हुप्स का मतलब होता है आपके एसेंशियल पार्ट किसी भी चीज के। जैसे अगर वो बोलूं ब्लड एंड बोन्स आर द वार्प एंड हुप्स ऑफ आवर बॉडी। एसेंशियल पार्ट है, अगर वो ब्लड नहीं होगा बॉडी में, हड्डियां नहीं होंगी, तो क्या होगा? बॉडी नहीं रहेगी। क्लियर है? द एग्जाम्पल्स आर सेट बाय आवर पेरेंट्स फ्रॉम द वार्प एंड हुप ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ के जो असेंशियल पार्ट हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स भी हमें देते हैं। क्लियर है? कि पढ़ लिया करो, पढ़े लिखे बिना कुछ नहीं है, इसका मतलब पढ़ाई, पढ़ना लिखना, स्टडीज आर द वार्प एंड हुप्स ऑफ अवर लाइफ, हमारी एसेंशियल पार्ट है हमारी जिंदगी का। टॉम डिक एंड हैरी मतलब एरा गैरा नथु खैरा, मतलब कोई भी। ठीक है, यूज टू रेफर टू ऑर्डिनरी पीपल इन जनरल, मतलब किसी को भी। क्लियर है? आई डोंट वांट
एवरी टॉम डिक एंड हैरी नोइंग माई बिजनेस, मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में हर एरे गेरे नत्थु खैरे को पता हो, टॉम एंड डिक एंड हैरी को। दिस वॉज नॉट इंफॉर्मेशन फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू हैव एक्सेस टू, ये वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो हर किसी को बताई जा सके। सबको बता दे अमीर होने का प्लान। देखिए वो मूवी कौन सी, फिर हेरा फेरी, जिसमें अक्षय कुमार पैसे डबल करता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, सबको नहीं बतानी होती जो बात, मतलब वो सब क्या होते हैं, वो टॉम डिक एंड हैरी होते हैं, एरा गैरा नत्थु खैरा। क्लियर है, आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी, टॉम डिक एंड हैरी, पूरा का पूरा नेम ही उसका ही था, रैक द र्यून। रैक द र्यून मतलब रैक द, आज कुछ प्रिंटिंग एरर ज्यादा हो गया, रैक एंड र्यून क्या है, रैक एंड र्यून मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरी तबाही, मतलब तबाही, बर्बादी। टू बिकम डिस्ट्रॉयड और र्यून मतलब तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाही बर्बादी। द ओल्ड हाउस हैज गॉन टू रैक एंड र्यून, पुराना घर जो है कंप्लीट डिस्ट्रक्ट हो चुका है, पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, गिर चुका है, मलबा बन चुका है उसका। तो रैक एंड र्यून, र्यून का मतलब ही क्या होता है, मलबा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कहां से आ गया, चलो। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब भी होता है किसी भी कंपनी में, सपोज दैट किसी अच्छे ओहदे पे जो लोग हैं उनको छोड़ करके जो आम लोग होते हैं, लेबर होती है या छोटे मोटे लोग होते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी गांव में, किसी कंट्री में, ऐसे लोगों का बोलता है रैंक एंड फाइल, जिनका कोई रैंक नहीं है और किसी फाइल में कोई नाम नहीं है। द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अपोज टू इट्स लीडर, मतलब लीडर से अलग, लीडर के उल्टे जो लोग, जो नॉर्मल लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं रैंक एंड फाइल। द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द लीडर्स, जो लीडर नहीं है, सिंपल लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, ठीक है। द पार्टीज रैंक एंड फाइल, जो पार्टी के ऑर्डिनरी पीपल हैं, जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह जी और बहुत सारे, नितिन गडकरी, ये सब क्या है, लीडर्स हैं। लेकिन इनके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रैंक एंड फाइल हैं, जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, जिनका नाम भी अभी कभी हमने सुना नहीं है। द पार्टीज रैंक एंड फाइल आर बिगिनिंग टू क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर चॉइस ऑफ एडवाइजर्स। अब ये बात जो है ना, पार्टी के जो आम लोग हैं वो क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की चॉइस क्या होगी, एडवाइजर जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको बता रहे हैं। जैसे अभी आप देख ही रहे हो, रैंक एंड फाइल जो है, मतलब कांग्रेस पार्टी है, जब सारी पार्टी मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं तो उनके बीच में क्वेश्चन जरूर उठेगा, और छोटे से छोटा जो उनका काम करने वाला होगा वो भी ये सोचेगा कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए, कौन उम्मीदवार होगा। जैसे राहुल गांधी, ये जो पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सब मिलकर के एक पार्टी बना रहे हैं ना, तो वहां पर एक क्वेश्चन जरूर उठेगा और हर आदमी उनमें से क्वेश्चन उठाएगा कि कौन बनेगा। क्लियर है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, आम आदमी किसी भी कंपनी में। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, कंप्लीटली, पूरे तरीके से, ठीक है, कंप्लीट और इन एवरी वे, यूज टू एम्फेसाइज एन अनप्लीजेंट क्वालिटी, मतलब ये मोस्टली क्या होता है, किसी अनप्लीजेंट बात पर जोर देने के लिए होता है यूज। आउट एंड आउट जो टोटली मीनिंग होता है, ये अब बोल दो आई एम, अगर मैं किसी पॉजिटिव बात के लिए आउट एंड आउट का यूज करूंगा तो वो नहीं होगा, किसी नेगेटिव बात के लिए, किसी बुरी बात के लिए मैं यूज करूंगा तो वहां आउट एंड आउट का यूज होगा। दैट्स एन आउट एंड आउट लाई, ये कंप्लीटली लाई है, ये पूर्णतः झूठ है, सफेद झूठ है, आउट एंड आउट लाई। क्लियर है, समझ में आ गया। द होल प्रोजेक्ट वाज एन आउट एंड आउट डिसास्टर, मतलब कंप्लीट, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो था ये कंप्लीटली डिजास्टर था, मतलब पूरी की पूरी तबाही थी, पूरा का पूरा नुकसान था। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। हरक्यूलियन टास्क, सबको पता है हरक्यूलियस नाम के एक योद्धा का नाम सबने सुना होगा, और हरक्यूलियस नाम से मूवी भी है जो हॉलीवुड मूवी है। जैसे हरक्यूलियस था, जैसे हमारे महाभारत में हम बोल देते हैं भीम थे, ठीक है, जो भीम थे वो बड़े से बड़े राक्षसों को मार देते थे, ऐसे जो है हमारे जो फॉरेनर हैं, ये जो अंग्रेज लोग हैं, इनका एक हरक्यूलियस नाम का पात्र था जो इनकी कहानियों में था, ठीक है। तो वो जो है बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े राक्षस, बड़े से बड़े जानवर को मार देता था, तो मतलब भारी से भारी काम को कर देता था, असंभव जैसे काम को वो कर देता था। तो हरक्यूलियन टास्क मतलब ऐसा टास्क जो हरक्यूलियन ही कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम,
एनी जॉब और टास्क दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिगिंग द टनल वाज अ हरक्यूलियन टास्क, ये जो सुरंग खोदना क्या था, एक हरक्यूलियन टास्क था, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम था। इट विल बी अ हरक्यूलियन टास्क टू गेट थ्रो टू द क्वार्टर फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल को पास करना क्या होगा, हरक्यूलियन टास्क हो। जैसे वर्ल्ड कप होता है, किसी फुटबॉल का वर्ल्ड कप लगा लो, क्रिकेट का वर्ल्ड कप लगा लो, जब कोई टीम ऐसी आ जाती है क्वार्टर फाइनल में कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, तो उसके लिए क्वार्टर फाइनल को जीत करके सेमीफाइनल में जाना क्या हो जाता है, हरक्यूलियन टास्क हो जाता है। हरक्यूलियन टास्क मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर मतलब सर और कंधा। हेड एंड शोल्डर नाम का तो शैम्पू भी आता है, अब शैम्पू से ही याद कर लेना इसका मीनिंग। जब जब शैम्पू देखोगे, जब जब नहाओगे, तब तब शैम्पू यूज करोगे, शैम्पू यूज करोगे तो हेड एंड शोल्डर का मीनिंग, हेड एंड शोल्डर माइंड में आएगा। और हेड एंड शोल्डर जब भी माइंड में आएगा तो ये ईडियम आपके माइंड में आएगा, जिसका मीनिंग होता है समथिंग इज मच बेटर देन अदर्स, जो दूसरों से बेटर है। हेड एंड शोल्डर भी काफी सारे शैम्पू से बेटर है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, आई डोंट नो। ठीक है, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हेड एंड शोल्डर काफी सारे शैम्पू से बेटर है। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू हैं, तो बेटर जो चीज होती है, ही इज हेड एंड शोल्डर मतलब वो थोड़ा बेटर है किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो। दे आर हेड एंड शोल्डर्स अबव द कंपटीशन, मतलब कुछ लोगों की बात की गई है जो कंपटीशन में बाकी लोगों से क्या है, हेड एंड शोल्डर है, मतलब बेटर है। द टू कैंडिडेट्स स्टूड हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, दो कैंडिडेट खड़े हो गए, स्थापित हो गए, बेटर साबित हो गए, क्या, हेड एंड शोल्डर मतलब बेटर, अबव द रेस्ट बाकी से, रेस्ट आराम नहीं, बाकी से जो बाकी बचे हुए थे, मान लो 10 कैंडिडेट थे, उसमें से दो सबसे बेटर हो गए, बाकी जो है 8 जो है उन लोगों से वो बेटर हो गए। कौन हो गए, दो, तो वो क्या हो गए, बेटर हो गए या फिर हेड एंड शोल्डर हो गए। बेटर वर्ड के साथ हम देन यूज करते हैं, लेकिन हेड एंड शोल्डर के साथ हम क्या यूज करते हैं, अबव यूज करते हैं। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाई योर मैगजीन, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं तुम्हारी मैगजीन से, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। इट इज हेड एंड शोल्डर अबव एनी अदर, ये हेड एंड शोल्डर है मतलब बेटर है बाकी सबसे, बाकी किसी से भी क्या है, ये बेटर है। तो यहां पर भी देखो हेड एंड शोल्डर के साथ क्या वर्ड यूज हुआ, अबव यूज हुआ। वैसे अगर यहां पर बेटर लिखते तो क्या यूज होता, देन यूज होता। बेटर के साथ देन यूज होता, लेकिन हेड एंड शोल्डर के साथ अबव यूज होता है। अबव के अलावा कोई कोई भी प्रेपोजिशन यहां पर यूज हो तो वो गलत होगी। तो समझ में आ गया? तो यहां पर आपने प्रेपोजिशन भी सीखी, फिक्स प्रेपोजिशन भी सीखी कि हेड एंड शोल्डर जब भी कोई इडियम होगा उसके बाद अबव आएगा, देन नहीं आएगा। क्लियर है? तो हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, बेटर देन द अदर। हॉटी एंड नॉटी, हॉटी एंड नॉटी, हॉटी मैंने इस तरीके से घमंडी होता है, घमंडी भी और शरारती भी, ठीक है। एरोगेंट एंड नॉटी, डिसडेनफुली प्राउड, डिसडेनफुली प्राउड मतलब बहुत ही ज्यादा प्राउडी, दूसरों का ख्याल ना रखने वाला, ठीक है। स्कॉर्नफुली, स्नोबिश, घमंडी, सुपरसिलियस, ये सारे घमंडी, जिन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है, बहुत ज्यादा घमंडी, ठीक है। द हॉटी एंड नॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट लाइक्ड बाय एनी अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के किसी भी मेंबर द्वारा हॉटी एंड नोटी मतलब एरोगेंट जो नेचर है, एटीट्यूड है प्रेसिडेंट का, वो लाइक नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो बड़ी इजी सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हॉटी एंड नोटी मतलब क्या होता है हमारा, एरोगेंट। गुड्स एंड चैटल्स, गुड्स का मतलब तो आपको पता ही है, चीजें। चैटल्स का मतलब भी चीजें होती हैं, लेकिन वो चीजें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती हैं, मतलब चल चीज, चल संपत्ति। एक तो होती है अचल संपत्ति, है जमीन हो गया, घर हो गया। अगर आप शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हो तो जमीन या घर नहीं लेके जा सकते, लेकिन अचल संपत्ति बेड वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये सब गाड़ी वगैरह, ये सब ले जा सकते हो। तो बिलोंगिंग्स ऑफ होम, घर की चीजें। ऑल काइंड्स ऑफ पर्सनल पोजेशन, जो किसी इंसान के पर्सनल चीजें हैं उनको क्या बोलेंगे, गुड्स एंड चैटल्स, गुड्स एंड चैटल्स। द थिंग्स दैट यू ओन अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग्स, वो चीजें जो आप ऑन करते हो, आप पोजेशन करते हो, जिन पे आपका अधिकार है, जो कि क्या है, लैंड को छोड़कर और बिल्डिंग को छोड़कर। तो समझ में आ गया? अब तीन तरीके से आपके ऑप्शन में, मतलब इन तीनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में हो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? अगर वो तीनों ऑप्शन आ जाएं तो क्या होगा, तो ये सबसे बेटर होगा, क्योंकि उसमें बताया गया कि लैंड को छोड़ करके और बिल्डिंग्स को छोड़ करके, ठीक है। जो भी चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इडियोमेटिक वे में गुड्स एंड चैटल्स। समझ में आ गया?
इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं, सॉरी एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई हैव सीन द पिटीफुल प्रोसेशन ऑफ गुड्स एंड चैटल्स लोडेड ऑन कार्ट्स एंड टेकन टू डिस्ट्रिक्ट्स बाय द पीपल हु आर सीकिंग वर्क। मतलब ऐसे लोगों को ले जाते हुए अपने गुड्स एंड चैटल्स देखा है जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं काम की खोज में। क्लियर है? ऑन ट्रांसफर ही ब्रोट ऑल गुड्स एंड चैटल्स बाय रोड। ट्रांसफर होने पर वो सारे के सारे गुड्स एंड चैटल बाय रोड लेकर के आया, नॉट बाय शिप, नॉट बाय एयर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो गुड्स एंड चैटल्स का मतलब क्या होता है? वो चीजें अचल संपत्ति, सॉरी चल संपत्ति। क्लियर है? जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह ली जा सकती हैं, जिसमें बिल्डिंग्स, घर वगैरह और जमीन वगैरह नहीं होता है। मेल्टिंग पोर्ट, मेल्टिंग पिघलता हुआ बर्तन, पिघलता हुआ घड़ा, पिघलता हुआ बर्तन। नोट येट सर्टेन और फाइनली डिसाइडेड। ठीक है, जो चीज अभी फाइनली डिसाइडेड नहीं है, सर्टेन नहीं है, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पोर्ट। सपोज दैट आप कोई प्लान कर रहे हैं लेकिन प्लान अभी फाइनल नहीं हुआ, तो उस प्लान को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पोर्ट प्लान। ठीक है ना? मतलब अभी जो फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है, ऐसे प्लान को क्या बोला जाएगा? मेल्टिंग पोर्ट बोला जाएगा। स्टिल चेंजिंग और लाइकली टू चेंज, जो अभी चेंज हो रहा है या चेंज होने की संभावना है। क्लियर है? तो मेल्टिंग पोर्ट, जैसे ड्रीम 11 पे आप टीम बनाते हो तो आप सोचते हो कि अभी ये टीम फाइनल नहीं हुई है, जब लाइनअप आउट हो जाएगी तब टीम फाइनल करूंगा। तो एट दैट टाइम, लाइनअप आउट होने से पहले हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉट टीम, जो फाइनल नहीं हुई है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, आप बहुत सारी जगह जोड़ सकते हो। क्लियर है? अ प्लेस वेयर अ वैरायटी ऑफ पीपल्स। हाँ, एक चीज और, एक तो फाइनल नहीं है, दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर अ वैरायटी ऑफ पीपल्स। अब यहां पर पीपल्स लगाया मैंने। पीपल वैसे जो वर्ड होता है खुद ही प्लूरल होता है, एस नहीं लगाते। लेकिन अगर अलग अलग तरह के पीपल हो, अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हों, तो पीपल्स हम लिख देते हैं। ठीक है, नाउन रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपके कॉमन एरर में भी आता है कि पीपल के साथ कब एस लगता है, कब नहीं लगता। ऐसी कंडीशन में एरर क्रिएट करके एग्जामिनर आपको प्रॉब्लम देता है। अ प्लेस वेयर अ वैरायटी ऑफ पीपल, कल्चर्स और इंडिविजुअल्स एसिमिलेट, मतलब जुड़ते हैं, इनटू ए कोहेसिव होल, मतलब एक कंप्लीट होल में, मतलब सब एक साथ में रहते हैं। क्लियर है? ऐसे प्लेस को भी हम क्या बोल देते हैं? मेल्टिंग पोर्ट बोल देते हैं, जहां पर अलग अलग भाषाओं के अलग अलग कल्चर वाले लोग मिल करके रहते हैं, ऐसे हम बोल देते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल भी दूंगा। और प्लान्स आर स्टिल इन द मेल्टिंग पोर्ट, हमारे जो प्लान है वो अभी भी क्या है? फाइनल नहीं है। क्लियर है? वो अभी भी सर्टेन नहीं है, फाइनली डिसाइडेड नहीं है। तो इसका एग्जांपल तो हो गया ये तो हो गया इसका एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल दूं तो ये हो गया, जैसे न्यूयॉर्क सिटी इज अ प्लेस वेयर ओवर 800 लैंग्वेजेस आर स्पोकन। न्यूयॉर्क सिटी वो जगह है जहां पर 800 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। इन द क्विंट एसेंशियल मेल्टिंग पोर्ट, मतलब ऐसी जगह जहां पर क्या है? सब मिलजुल के रहते हैं। न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी है जहां पर 800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और मेल्टिंग पोर्ट की तरह उसको बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ देखो, ये तो हो गए हमारे इडियम्स। अब हम आते हैं वर्ड्स के ऊपर। पेनिटेंट, पेनिटेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सॉरी फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। मतलब कुछ भी ऐसा अनुचित, गलत कर देने पर जो इंसान सॉरी फील कर रहा है, ऐसे इंसान की इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? पेनिटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी क्वालिटी को? पेनिटेंट बोलते हैं। जब सॉरी फील किया जाता है कोई गलती करने पर, कुछ अनुचित कर बैठने के लिए खेदपूर्ण पश्चाताप करने वाला पेनिटेंट होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज हार्ड टू बी मैड एट हिम, उस पर गुस्सा करना, उस पर पागलपन दिखाना बहुत मुश्किल था। वेन ही लुक्ड सो पेनिटेंट, जब वो दिखा बहुत ज्यादा पश्चाताप करने वाला, दिखा कि यार रिग्रेट हो रहा है इसको बहुत ज्यादा, चलो छोड़ो इसको माफ कर देते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है पेनिटेंट के? अशेम्ड, जिसको शर्म है अपने काम पे करने पे कि मैंने क्या कर दिया। रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट और रिग्रेटफुल, सभी का मतलब क्या है? पश्चाताप करने वाला, अपने काम पे पछतावा करने वाला। तो क्या होता है? पेनिटेंट होता है। एंटोनिम्स क्या है? इम्पेनिटेंट, रिमोर्सलेस, अनअपोलोजेटिक। यहां पर इसका एक जो सिनोनिम है वो अपोलोजेटिक भी हो सकता है, माफी मांगने वाला। क्लियर है? और अनअपोलोजेटिक, अनरिपेंटेंट, मतलब यहां से रिपेंटेंट का अनरिपेंटेंट ये हो गया। अनरिग्रेटफुल भी हो सकता है, रिमोर्सफुल का रिमोर्सलेस हो गया। तो इस तरीके से मतलब इन्हीं सिनोनिम में से ही एंटोनिम भी निकल रहे हैं। क्लियर है? पेनिटेंट का इम्पेनिटेंट हो गया। क्लियर है? इम जब आई एम या आई एन किसी वर्ड के आगे लगा देते हैं, या डी आई एस डिस, तो उसका उल्टा हो जाता है, आपको पता ही है ये। चलो आगे चलते हैं। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब क्या होता है? किसी भी पवित्र धर्म के लिए आस्था ना रखने वाला, किसी पवित्र बुक के लिए आस्था ना रखने वाला।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसे सपोज दैट कोई मानता है हिंदू धर्म को तो मुस्लिम्स की बुक के लिए आस्था रखेगा, मुस्लिम धर्म वाले, मतलब सभी लोग ऐसे नहीं है, ठीक है। और किसी भी धर्म के लिए आस्था ना रखने वाला जो सेक्युलर है, ना मैं इसको मानता ना मैं उसको मानता, मैं मानता ही नहीं, तो ऐसे लोग को भी क्या बोल देते हैं हम, प्रोफेन बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर। और प्रोफेन का मतलब एब्यूजिव भी होता है, जो कि उल्टी भाषा का यूज करता है किसी भी धर्म या जाति के लिए, क्लियर है। फनी, प्रोफेन एंड फियरलेस, पवित्र वस्तुओं के प्रति असम्मान, धर्म निंदक, अधार्मिक। फनी, प्रोफेन, फनी मजाकिया, प्रोफेन मतलब धर्म निंदक, एंड फियरलेस और निडर। शी हैज बिकम वन ऑफ अमेरिकाज बिगेस्ट टेलीविजन सेलिब्रिटी। जो फनी है, अधार्मिक है और फियरलेस है, वो बन गई है अमेरिका की बिगेस्ट सेलिब्रिटी। ऐसे लोग बन जाते हैं जल्दी, या तो वो बहुत जल्दी मतलब खत्म कर दिए जाते हैं, या बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ऐसा होता है कुछ देशों में, हमारे देश में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, और ज्यादा टाइम तक टिका नहीं है कोई ऐसा। और बाकी बहस तो देखो आपको पता है, सब न्यूज़ चैनल पर इन चीज़ों को लेकर के चलती रहती है, वो किसी को एक दूसरे को बुराई कह रहे होते हैं, तो वो प्रोफेन होते हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेन का मतलब क्या है, किसी पवित्र वस्तुओं के प्रति क्या रखने वाला, अच्छी सोच ना रखने वाला, क्लियर है। सिनोनिम क्या है, ब्लास्फेमस, डैम, इंडिसेंट, एब्यूजिव। और एंटोनिम क्या है इसके, मतलब अच्छी चीजें, मोरल, रेवरेंट, रिलीजियस और डिसेंट, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, चलो। इंटरपोलेट, इंटरपोलेट टू मेक अ रिमार्क दैट इंटरप्ट्स अ कन्वर्सेशन। इंटरपोलेट मतलब दखल अंदाजी करना, किसी की बातों में घुस जाना, कोई दो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में टांग अड़ा देना, इंटरपोलेट कर देना, ठीक है। और इंटरपोलेट का एक और मीनिंग भी होता है, जैसे बातचीत के बीच में म्यूजिक डाल देना। आजकल बहुत बच्चे रील बनाते हैं, तो रील बनाते हैं, रील के बीच में म्यूजिक डाल देते हैं। आपने देखा होगा रील के बीच में हंसी फालतू की आ जाती है, फालतू की नहीं मतलब जहां पर हंसी डालनी चाहिए वहां पर बहुत हंसी वाली बात डाल देते हैं। जैसे कई बार आता है ऐसा, समझ गई प्यारी, ठीक है, बड़े हरामी हो बेटा, गजब बेइज्जती है। तो ऐसे वर्ड जब हम डाल देते हैं तो वो क्या, इंटरपोलेट कर रहे हैं चीजों को, मतलब अपनी किसी बात में दूसरी एक्स्ट्रा बात को डाल देना इंटरपोलेट होता है, क्लियर है। टू मेक अ रिमार्क दैट इंटरप्ट्स अ कन्वर्सेशन, टू ऐड समथिंग इन द मिडल ऑफ अ टेक्स्ट, पीस ऑफ म्यूजिक, मतलब किसी भी टेक्स्ट में कुछ ऐड कर देना, किसी भी बात में म्यूजिक ऐड कर देना, या फिर ऐसी बातें जो मैंने अभी बताई हैं आपको। टीका टिप्पणी आदि द्वारा बातचीत में व्यवधान डालना, प्रक्षेप डालना, ठीक है। ही इंटरप्टेड, सॉरी, ही इंटरपोलेटेड अ वेरी क्रिटिकल कमेंट इन द डिस्कशन, उसने डिस्कशन में घुसा दिया एक क्रिटिकल कमेंट, डिस्कशन करते वक्त उसने एक क्रिटिकल कमेंट मतलब निंदा करने वाला कमेंट घुसा दिया। सिनोनिम क्या है, इंटरपर्स, इंटरपोज, कट इन। और एंटोनिम क्या है, विड्रो, ऐसा ना करना, एक्सट्रैक्ट और एक्सक्लूड, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो तो अगले वर्ड पर चलते हैं। आई होप कि इंटरपोलेट का मीनिंग आपको याद होगा। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जिसका बेड़ा गर्क हो गया, दिवालिया हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कंपनी बिक गई, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, इंसॉल्वेंट। नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट यू हैव ओव, मतलब जो आपने कर्जा देना है उसको, कर्जा को चुकाने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंसॉल्वेंट हैं, दिवाली हैं, बैंकरप्ट हैं। द कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कंपनी जो है दिवाली या घोषित, दिवाली नहीं दिवालिया घोषित कर दी गई है। सिनोनिम, बैंकरप्ट, आउट ऑफ मनी, इन द रेड, ये भी एक इडियम है इंसॉल्वेंट के लिए। स्ट्रैप्ड, क्लियर है, तो ये हमारे सिनोनिम है। एंटोनिम, रिच, अमीर होगा भाई इसका एंटोनिम। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का उल्टा सॉल्वेंट। वेल्दी, मनीड, मनीड मतलब बहुत सारा पैसा रखने वाला, क्लियर है। तो इंसॉल्वेंट बड़ा कॉमन सा वर्ड है, पहले भी आप में से काफी सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। अब देखें, ऑफिशियस, टू रेडी टू टेल अदर पीपल व्हाट टू डू एंड यूज द पावर यू हैव टू गिव ऑर्डर्स, मतलब बिना मतलब की सलाह देना, हमेशा हमेशा तैयार रहना लोगों को ये बताने के लिए क्या करो और क्या ना करो, और अपनी पावर का यूज करके ऑर्डर देना लोगों को यही करो, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब ऑफिसर बन के दिखाना, जो ऑफिसर है वो है, लेकिन ऑफिसर बन के दिखाना कि मैं तो ऑफिसर हूं, मेरी बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूंगा वही सही है, ठीक है। ऑफिशियस बोलेंगे ऐसे ऑफिसर को। जब आप ऑफिसर बन जाओगे, अगर आप ऐसा करते हो तो लोग आपको क्या बोलेंगे, ऑफिशियस। और अपने डिपार्टमेंट में आप ऐसे लोगों को देखोगे, अगर आप नहीं हो तो दूसरों को जरूर देखोगे, आपके डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो ऑफिशियस होगा, मतलब ऑफिसर तो होगा लेकिन वो दिखावा भी करता होगा कि मैं ऑफिसर हूं और मैं जो कह रहा हूं वही सही है, क्लियर है। ही इज एन ऑफिशियस लिटिल मैन एंड वाइडली डिसलाइक्ड इन द कंपनी, वो एक छोटा आदमी है,
जो अपनी बातों को बिना मतलब दूसरों को बताता रहता है, बिना मतलब दूसरों को सलाह देता रहता है, ठीक है, ऑफिशियस है और बहुत ज्यादा नापसंद किया जाता है। क्लियर है? ऑफिशियस का मतलब समझ गए होगे। सिनोनिम क्या है? इंट्रूसिव, मेडलसम, एनोइंग, इंटरफेयरिंग। ऐसा इंसान तो एनोइंग होगा ही। अब एंटोनिम क्या है जो नहीं है ऐसा? अनऑब्ट्रूसिव, रेटिसेंट और टेसिटर्न। क्लियर है? तो देख लो एंटोनिम, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो। अगर आप इन वर्ड्स को, इनको कॉपी में नोट करते रहते हो, नोट्स बनाते रहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलो आगे चलते हैं। इन टोटो, इन टोटो, टोटो मतलब टोटल। यहां पर टोटो क्या है? ये एक तरीके का फ्रेज है। इन टोटो, एज अ होल, ओवरऑल, टोटल। He went on to say that, वो कहता चला गया, that the codes must be accepted in toto or rejected। मतलब कोड्स जो एक्सेप्ट किए जाएंगे वो टोटल, अगर वो सारे के सारे दिए जाएंगे तो एक्सेप्ट किए जाएंगे, अगर एक भी छूट गया तो नहीं, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो इन टोटो मतलब टोटल। सिनोनिम, टोटली, एंटायरली, ओवरऑल, ऑल टुगेदर। बड़े आसान है, सभी के सभी वर्ड आपने पढ़ रखे हैं। एंटोनिम, नैरो मतलब एक्सक्लूसिव, इनकम्प्रिहेंसिव और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इनकम्प्लीटली, ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो आगे चलते हैं। इन टोटो का मतलब टोटली। एक्सिजियस, एक्सिजियस, एक्सिजियस का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट, छोटा सा, निन्ना सा, छोटा सा, टाइनी। ठीक है? अल्प, थोड़ा, तुच्छ। आई गोट अ टीचिंग जॉब एंड एट एन एक्सिजियस रेट ऑफ पे, मतलब बहुत कम तनख्वाह पे मुझे एक टीचिंग जॉब मिली। सिनोनिम, मिनिमल, मेयर, ओनली, स्मॉल, स्किम्पी, इनसफिशिएंट। एक्सिजियस के सिनोनिम क्या है? ये है। और एंटोनिम क्या है? एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट बहुत ज्यादा, सफिशिएंट पर्याप्त, एडुकेट पर्याप्त। मतलब जो जरूरत के जितना है या जरूरत से ज्यादा है वो इसका उल्टा होगा, और जरूरत से कम है, थोड़ा है, वो क्या होगा? हमारा एक्सिजियस होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई तो इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन जब तक करोगे आपको याद हो जाएगा, नोट डाउन करते करते। और जब इसके आप सिनोनिम और एंटोनिम नोट डाउन करोगे तब तो और भी याद हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इंजेस्ट, इंजेस्ट का मतलब होता है खाने को निगल जाना, खाने को निगल जाना, चबा चबा के खाना नहीं, इंजेस्ट। जैसे डाइजेस्ट होता है, और कोई भी चीज निगलोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, इंजेस्ट हो जाएगी, निगली है क्योंकि आपने। टू टेक फूड, ड्रग्स एटसेट्रा इनटू योर बॉडी यूजुअली बाय स्वेलोइंग, स्वेलो करना, निगलना। भोजन, औषधियां आदि शरीर के अंदर पहुंचाना, प्राय निगल कर। ठीक है? द ड्रग इज मोर इजिली इंजेस्टेड इन द पिल फॉर्म, ड्रग को निगल कर लिया जाए तो वो इजिली निगला जाता है पिल फॉर्म में। किस फॉर्म में? पिल फॉर्म में। पाउडर होगा तो मुश्किल से निकला जाएगा। क्लियर है? सिनोनिम क्या है? कंज्यूम करना, ड्रिंक करना, इनहेल करना, डिवोर करना। और एंटोनिम क्या है? रिफ्रेन करना, एब्सटेन करना, डाइजेस्ट करना, उल्टी कर देना। क्लियर है? देख लो। नादिर, नादिर मतलब क्या होता है? बॉटम, मतलब बिल्कुल तली में, बिल्कुल नीचे वाला। ठीक है ना? बिल्कुल सबसे नीचे वाला नादिर। द वर्स्ट मोमेंट, सबसे बुरा मोमेंट। द लोवेस्ट पॉइंट, पतन, अवनति। एट द नदिर ऑफ हिज करियर ही वॉज गिवन अ ग्रेट एनकरेजमेंट बाय हिज वाइफ। अपने करियर के लोवेस्ट पॉइंट पे उसको ग्रेट एनकरेजमेंट मिला उसकी वाइफ के द्वारा। वाइफ हो तो फिर ऐसी हो। क्लियर है? कंपनी लॉसेस रीच देयर नदिर इन 1992। कंपनी के लॉस इसके लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। कहां, कब? नदिर में। कहां, कब पहुंच गए? 1992 में। मतलब किसी कंपनी की बात की, हमें क्या लेना देना, कौन सा हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है? जो टाइम पे ध्यान दें, हम तो सिर्फ इस वर्ड के मीनिंग पे ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या होता है? लोवेस्ट, सबसे नीचे वाला, वर्स्ट। ठीक है? सिनोनिम क्या है? डेप्थ, बहुत ज्यादा गहरा, जीरो, खत्म, अबिस, बॉटमलेस पिट, बहुत गहरा खड्डा, बॉटम और पिट। ये सब क्या है इसके? सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है? जेनिथ मतलब पीक, पीक, टॉप, पिनेकल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। 20-20 एंटोनिम सिनोनिम हो सकते हैं इनके। 20-20, एक दो नहीं, 20-20 हो सकते हैं। लेकिन हमें तो दो चार पांच जो पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में वही करने हैं। क्लियर? और वही मैं आपको करा रहा हूं। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्रिएटेड और डेवलप्ड, जो सबसे पहले पैदा हुआ। ठीक है? इस दुनिया के में सबसे पहले जो चीज पैदा हुई वो क्या है? प्राइमोर्डियल। कोई वाहन है जो सबसे पहले वाहन बनाया गया, हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल है। ठीक है? फर्स्ट क्रिएटेड और डेवलप्ड, मौलिक, प्रारंभिक, एग्जिस्टिंग इन और प्रेजिस्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही होने वाला। मतलब जब ये पृथ्वी स्टार्ट हुई तो क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसियस पहले ही थी। क्लियर है? द प्लेनेट जुपिटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ
प्राइमोर्डियल गैस, मतलब जो सबसे पहले स्थित थी, ठीक है। एंड डस्ट आउट ऑफ विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड, मतलब उसके पास उसमें ऑलरेडी वो गैसेस थी जो सबसे पहले पैदा हुई थी, प्राइमोर्डियल थी। मतलब प्राइमोर्डियल का मतलब क्या है, सबसे पहले पैदा होने वाला, जिनसे सोलर सिस्टम बना हुआ है। काफी बड़ा एग्जांपल दे दिया है, इसके लिए सॉरी, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लो। प्राइमोर्डियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पैदा होने वाला। अब इसके सिनोनिम देख के आसानी से याद हो जाएगा ये, जैसे कि सिनोनिम बता रहा हूं मैं, एंशिएंट, प्रिमिटिव, अर्ली, प्राइमल, बड़े आसान है, सभी वर्ड्स मोस्टली आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो इससे रिलेट करोगे। प्राइम मतलब पहले होने वाला, प्राइमरी, जैसे हम बोलते हैं ना प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लास क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं, उसके बाद सारी क्लासेस उसके बाद होती हैं। तो प्राइमोर्डियल क्या है, पहले होने वाला, नर्सरी, केजी, ये सब पहले होती है, प्राइमोर्डियल क्लासेस होती हैं। एंटोनिम, लेट, हायर, इवोल्व्ड, डेवलप्ड। डेवलप्ड हो जाएगा तो वो प्राइमोर्डियल के, प्राइमोर्डियल तो वो बिगिनिंग स्टेट में होगा ना, डेवलप तो वो फाइनल स्टेट में होगा। क्लियर है। कंपेंडियस, कंपेंडियस का मीनिंग क्या है, मार्क्ड बाय ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब संक्षिप्त, मतलब छोटा करके बताने वाला। कंसाइज, कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, छोटा और आसानी से समझा जाने वाला, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अ कंपेंडियस समरी, अ कंपेंडियस समरी, ऐसी समरी जो इजीली, जो छोटी है और आसानी से समझी जा सकती है। वन कैन नॉट गिव अ कंपेंडियस आंसर ऑन सच अ लार्ज सब्जेक्ट, इतने बड़े सब्जेक्ट पर कोई भी एक कंपेंडियस आंसर नहीं दे सकता है। जैसे यूपीएससी एग्जाम होते हैं तो उसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें काफी बढ़ा चढ़ा के नहीं, मतलब बहुत बड़ा आंसर देना होता है हमें, तभी उसमें पास होता है इंसान, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी भी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें ऐसे या लेटर लिखना होता है, तो काफी डिटेल में लिखनी होती है बातें, तो कंपेंडियस फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर कंपेंडियस नहीं हो सकते, छोटे नहीं हो सकते, बड़े ही लिखने पड़ते हैं हमें। तो कंपेंडियस का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, छोटा, संक्षिप्त, क्या होता है, संक्षिप्त, ब्रीफ, इन ब्रीफ, ब्रीफ, ठीक है। कंसाइज ये भी हो सकता है। क्लियर है। सिनोनिम क्या है, कंसाइज, ब्रीफ, समरी, संक्सिंक्ट, ठीक है, सक्सिंट, सॉरी नॉट संक्सिंक्ट, इट्स सक्सिंक्ट, ठीक, कभी हो जाता है। प्रोलिक्स, एंटोनिम क्या है, वर्डी, बहुत सारे शब्दों वाला, बिना मतलब के शब्दों वाला। वर्बोसी, जिसमें बहुत सारे वर्ड हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, बहुत ज्यादा जिसमें उदाहरण दे रखे हो। क्लियर है। आगे चलते हैं। अरे खत्म हो गया, तो जय माता दी। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए बस अपनी लाइफ में, कभी भी मेहनत करना मत छोड़ना, ठीक है। ओके, तो नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।